नमस्कार। संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों में जोड़ों के दर्द का उपचार आयुर्वेद के माध्यम से। और इस विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर नवीन जोशी, वरिष्ठ परामर्शदाता चिकित्सक, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। दर्शकों, जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है, यानी कि गुलाबी ठंड हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो शुरू हो गई है, पहाड़ों में जो है ठंड थोड़ा ज़्यादा हो गई है। और आपने ये सुना भी होगा कि जैसे ही ठंड शुरू होती है, सर्दियाँ शुरू होती हैं, हड्डियों के जो रोग हैं उसमें 10% दर्द का इजाफा हो जाता है। क्या है इसकी वजह? बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, क्यों हमारे जो रोगी हैं हड्डियों से संबंधित, जिनको प्रॉब्लम चल रही है, दर्द की समस्या है, उनके दर्द में 10% तक का इजाफा होता है? देखिए, सर्दियों में जहाँ तक मैं आयुर्वेद की बात करूँगा तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में वात एक बताया गया कि 2-3 दोष होते हैं जिनमें वात सबसे प्रमुख होता है। तो सर्दियों में अक्सर जो है ये वात बढ़ जाता है और जिससे इसको वात व्याधि या हम गठिया कहते हैं और बोलचाल की भाषा में गठिया बाई कहते हैं। तो ये समस्या बढ़ जाती है और अक्सर लोग जो है, जैसा आपने कहा कि पहाड़ों में विशेष रूप से आप देखा गया है कि ये जोड़ों के दर्द, सूजन, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है जी, ऑफ इसी कोर्स, वजह से। जी। सर, अगर हम अर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या है अर्थराइटिस? देखिए, अर्थराइटिस जैसा कि आर्थ्रस शब्द से बना है। आर्थ्रस का अर्थ होता है जॉइंट यानी कि जोड़, और आइटिस शब्द का मतलब ही है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। तो जोड़ों में होने वाली जो भी सूजन है वो सब आर्थराइटिस के अंतर्गत आती है। जी। तो जैसे इसमें हम कई बार ऐसा सुनने में आता है, जैसे अभी आपने कहा गठिया, अक्सर चर्चा करते हैं लोग कि जब भी घुटने में दर्द है तो बोलेंगे कि गठिया हो गया है। तो कितने प्रकार के होते हैं अर्थराइटिस? जी। गठिया जो है मूल रूप से एक तो हमारे पास बुढ़ापे में जो मरीज आते हैं यानी ओल्ड एज में होने वाला गठिया, जिसे हम संधिवात कहते हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि हमारे जो जोड़ हैं वो उनमें आपस में वो हमेशा वो मूवमेंट में रहते हैं और उनके बीच में एक लुब्रिकेशन के लिए एक फ्लूइड होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो फ्लूइड कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स आपस में घिसने लगते हैं। तो एक उसके कारण जोड़ों के घिसने से होने वाला जो गठिया है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या आयुर्वेद की भाषा में उसे संधिवात कहते हैं। आम भाषा में लोग बोलते हैं कि घुटनों के बीच की ग्रीस जो है, जी, बिल्कुल सही, ग्रीस खत्म हो गई कहते हैं। तो ये जैसे उम्र बढ़ती है, इसमें 40 साल 42 साल की बाद ऐसी ये स्वाभाविक रूप से ये डीजनरेशन होता है जॉइंट्स का, और ये मिलता है उनमें जिनका लाइफस्टाइल बहुत प्रॉब्लम है या फिर जो एकदम बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बहुत तकलीफ होती है। और दूसरा जो मैं बताऊं आपको, उसमें छोटे जोड़ प्रभावित होते हैं और अक्सर छोटे जोड़ों में सूजन हो जाती है और उंगलियों की सूजन हो जाती है। और धीरे धीरे अगर व्यक्ति ध्यान न दे तो उसमें सुबह सुबह के समय में जकड़ाहट होती है। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो एकदम मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ती है चीज़ें, व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो उसको चलने में तकलीफ होती है, डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, विकलांगता होती है। और अगर फिर भी उसने ध्यान न दिया तो आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं परमानेंट डिफॉर्मिटीज में बदल जाता है, जिसे आधुनिक भाषा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं और आयुर्वेद की भाषा में इसे आमवात कहते हैं। आमवात, जी सर। तभी हमने देखा है कुछ लोगों की जो उंगलियां हैं, उनकी जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वहां पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और वहीं से वो डी शेप हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये डिफॉर्मिटी होती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं इसको। उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है और फिर ये परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसे बहुत ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो तीसरे तरह का है, जो खान पान की समस्या या शरीर के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से होती है, जिसको हम लोग आमतौर जो है भाषा में इसको यूरिक एसिड का बढ़ जाना कहते हैं। तो ये वात रक्त कहलाता है, जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। नोड्यूल इसमें भी बनते हैं, पर ये गाउटी नोड्यूल्स यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण बन जाते हैं। तो मूल रूप से 3 प्रकार का गठिया होता है। एक तो संधिवात जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, दूसरा आमवात जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, और तीसरा जो है मैंने आपको अभी बताया जो गाउटी आर्थराइटिस है जिसे हम वात रक्त कहते हैं।
सर अगर संधिवात की मैं बात करूं जी। तो जैसे आपने कहा कि जो गठिया है जो जिसका डी शेप होता है वो तो हमें दिख जाएगा। आम वात की जो समस्या हम बात कर रहे हैं, संधिवात की जैसे अभी आपने बात की, तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि संधिवात है? संधिवात में और आम वात में बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये बहुत जानना जरूरी है कि जो संधिवात में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स में एक आवाज आती है, एक क्रिपिटेशंस आता है, कटकटाहट की आवाज आती है। मरीज अक्सर कहता है कि मेरे घुटनों से आवाज आती है, तो ये एकदम इंडिकेट करता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वेट बियरिंग जॉइंट, और स्पेशली जहाँ पर हमारा वजन आता है, जैसे नी जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, एल्बो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी, इस प्रकार की जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है संधिवात में। और आम वात में जो है हमारे छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फिंगर्स हैं, फैलेंजेज हैं, उंगलियों के बीच के जॉइंट्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं कि जैसे कि जो संधिवात का मरीज है, एक तो ज़्यादा उम्र वाला होगा और उसमें जोड़ों में आवाज़ आएगी, और अक्सर वो जो है वो उसकी चाल भी बदल जाती है, वो दर्द के मारे उसकी जो है चलने का तरीका बदल जाता है। और आप सभी जानते हैं कि बाद में जाकर के वो इतने जॉइंट्स इतने प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, यानी हम कहें कि वो जॉइंट इतने डैमेज्ड हो जाते हैं कि आजकल अक्सर वो लोग घुटना प्रत्यारोपण की तरफ चले जाते हैं। तो ये संधिवात है। आम वात की जो बात हम करते हैं, तो आम वात में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई थी कि सुबह बुखार भी आता है, मॉर्निंग स्टिफनेस भी रहती है, सूजन रहती है। अक्सर शुरुआत में जब मरीज आता है तो वो सूजन लेके आता है, उसके हर छोटे उंगलियों में सूजन होगा और वो इतना दर्द से परेशान होगा। उसके लिए आयुर्वेद में एक टर्म यूज़ किया गया है, उसको बिच्छू के काटने जैसी वेदना होती है। ये एक स्पेशल टर्म यूज़ किया गया है, तो जिससे इस प्रकार की गठिया को हम पहचान सकते हैं। तो ये दूसरा प्रकार का है। और तीसरा जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो यूरिक एसिड के बढ़ने से है, उसमें हमारे जो अंगूठे होते हैं, बेसिकली वो अंगूठे में वहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट होता है। व्यक्ति सबसे पहले स्टार्ट में कहता है कि मेरे को अंगूठे के आसपास दर्द हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें वो बताता है, और उसको बाकी सूजन वगैरह कहीं जोड़ों में छोटे में नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे में चिकित्सक उसका यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होता है। तो फिर इन तीनों की चिकित्सा अलग अलग होती है। जी। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा संधिवात, तो एक वजह हमें मिल गई कि उम्र की वजह से घुटनों में या कंधों में आवाज आती है चलते समय, तो हम समझ जाएंगे कि ये संधिवात है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और ये महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा सुनने में आता है कि महिलाओं में एक्चुअली अगर हम रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं, और इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं। मीनोपॉज के बाद भी ये समस्या बढ़ जाती है, और इसमें कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, डाइटरी प्रॉब्लम्स भी हैं, इंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी हैं। थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको अक्सर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बढ़ने की संभावना होती है। इसमें हिस्ट्री भी मिलती है, जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है, बहुत सारे कारण हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों ही गठिया जो हैं वो खतरनाक हैं। अगर इसको समय पर ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे जाकर के बड़े ही दुखदाई बन सकते हैं। सर, संधिवात के बारे में तो आपने बता दिया हमें, आम वात के बारे में बताइए कि ये किस तरह से होता है, क्यों होता है ये? देखिए, हमारे यहाँ आमवात जैसा शब्द आपने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है, तो हम इसको यूँ बताते हैं कि आमवात के बारे में कहा जाता है कि जब व्यक्ति खान पान की असावधानी करता है, और इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो उसको अग्निमान कहा गया हमारे यहाँ, यानी उसको जो उसकी अग्नि है वो ठीक नहीं रहती, या फिर वो भोजन करने के तत्काल बाद व्यायाम करता है। इन सभी चीज़ों को कहा गया है कि इन सभी चीज़ों से हमारे शरीर में आहार के नहीं पचने से आम का निर्माण होता है, और ये आम जो है हमारे संधियों में जाके विशेष रूप से लोकेट होता है जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, और वहाँ जाकर के फिर वो अपने लक्षण उत्पन्न करता है, जिनमें मैंने आपको बताया कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सूजन होती है, सोथ रहता है, बुखार आता है व्यक्ति को, और उसको ऐसी वेदना होती है जो बिच्छू के काटने जैसी वेदना होती है। तो इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। ये आयुर्वेद के कहीं ना कहीं हमारा जो खान पान है, अगर उसमें हम डिसबैलेंस कर देते हैं या वो हमारा तरीके से नहीं है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि आमवात की समस्या हो सकती है। उम्र का इसमें कोई संबंध? देखिए, आमवात जो है वो बच्चों में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। जिसको हम रूमेटिक प्रॉब्लम कहते हैं वो बच्चों में भी मिल सकता है।
ये मिडिल एज में भी मिल सकता है। ये वंशानुगत भी हो सकता है? ये वंशानुगत भी होता है। इसकी इटियोलॉजी कई मॉडर्न साइंस में अननोन है, इसको वंशानुगत भी कहते हैं। और हमारे यहाँ इसको सिंपली कहा गया है कि ये आप विरुद्ध आहार करते हैं, मंदाग्नि है आपको, आप बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं और आप भोजन करने के तत्काल बाद व्यायाम कर लेते हैं, और इस प्रकार से जो है जो आम है ये वायु के द्वारा प्रेरित किया जाता है और सारे संधियों में ये स्थित हो जाता है। और इस प्रकार से संधियों में जा करके वो विभिन्न प्रकार के लक्षण जैसे सूजन है, सुबह के टाइम पे जकड़न है, और ये सभी लक्षण उत्पन्न करता है, बुखार है, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है। एक और बच गया। अब आपने कहा कि यूरिक एसिड के बढ़ने से भी जो है एक तरह की गठिया होती है, उसके बारे में बताएं। जी, इसे आयुर्वेद में वात रक्त कहा गया है। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि आप जैसे हम रक्त में यानी ब्लड में एक प्रकार से कंपोनेंट यूरिक एसिड जैसे बाहर जाना चाहिए, जिसको एक्सक्रीशन होकर के बाहर निकलना चाहिए, वो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाना। तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन चूंकि एक टॉक्सिक मटेरियल है, तो शरीर में अगर ये डिपॉजिट होगा तो निश्चित है कि इससे भी पेन होगा। डेफिनेटली ये जहां डिपॉजिट होता है वो ग्रेविटी के पेरिफेरल पार्ट्स में होता है, तो अंगूठे में सबसे ज़्यादा पेन होगा, उनको पीछे की तरफ एंकल में पेन होगा। तो इस प्रकार से यूरिक एसिड उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनका डाइटरी लाइफस्टाइल बहुत मतलब इरेगुलर है, जो हाई प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं या फिर जो है इस प्रकार की बहुत सारे चीज़ें जिनमें नॉन वेजिटेरियन डाइट्स बहुत लेते हैं, तो उनमें इस प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। या फिर रीनल फंक्शंस ठीक ना हो, किडनी सही से काम ना कर रहे हो, उन सभी स्थितियों में ये मिलता है। जी अच्छा सर, ये बताएं कि क्या सिर्फ और सिर्फ खान पान इसकी वजह है? देखिए, खान पान यूरिक एसिड के लिए खान पान तो हम एक वजह उसको मान सकते हैं, लेकिन केवल खान पान ही इसकी वजह नहीं है। इसके लिए हमें एक्चुअली हमारे अपने शरीर की मेटाबॉलिज्म का सही होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे शरीर की चयापचय क्रिया, क्योंकि यूरिक एसिड सामान्य रूप से हम सभी में बनता है लेकिन वो किडनी से बाहर निकलता है, तो कुछ लोगों में ये ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, या फिर एक प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं। तो इसके लिए जो इलाज आधुनिक विज्ञान में जो करते हैं वो तो करते ही, हम लोग इसमें ऐसे सिम्टमेटिक मैनेजमेंट के साथ साथ ऐसे मेडिसिन हमारे आयुर्वेद में हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं और उनको जो तत्व जो डिपॉजिट हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं। जी सर, अब अगला प्रश्न मेरा यही है कि क्या आयुर्वेद के माध्यम से आर्थराइटिस किसी भी तरह की हो जी का उपचार संभव है? बिल्कुल संभव है। आर्थराइटिस मैं तो कहूँ कि हमारे पास इसी प्रकार के रोगी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि आधुनिक विज्ञान में इसका जो इलाज है वो दर्द निवारक दवाएं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस के मरीजों से आप अगर बात करें तो वो लंबे समय तक इस प्रकार की दवाएं लेते हैं तो उनको किडनी वगैरह की इस तरह की समस्या होती है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होती है, वो लेते हैं। ऐसे मरीज हमारे पास आयुर्वेद में आते हैं, तो आयुर्वेद में सटीक रूप से इन तीनों ही बीमारियों का वर्णन है जैसा मैंने आपको बताया, और इनका पूरी चिकित्सा इनकी है। तो इसमें दो प्रकार की चिकित्साएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हम औषधि से ठीक करते हैं, दवाओं से ठीक करते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे हमारे पास ऐसे नेचुरल एनाल्जेसिक्स मेडिसिन्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जिनको गुगुल कहते हैं। जैसे हमारे पास गुगुल की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं ये, और इसके अलावा हमारे पास ऐसे काढ़े हैं, सबसे बड़ी बात है बहुत सेफ़ हैं, जो जिनका आपने नाम भी सुना होगा, दशमूल काढ़ा बोलते हैं, महाराष्ट्र आदि काढ़ा बोलते हैं। ये काढ़े ऐसे हैं कि जो एकदम से पेन और इन्फ्लेमेशन में बहुत बहुत फ़ायदा करते हैं। तो ये तो मेडिसिन से ठीक करते हैं। दूसरा जो है एक शोधन चिकित्सा है, जिसमें हम क्लीनिंग करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को, जिनमें पंचकर्म एक चिकित्सा होती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि ये कौन सा गठिया है, कौन सा वात व्याधि है, किस प्रकार का गठिया है, तो कहीं पर हम ड्राई उसको हम स्वेदन देते हैं। जांच के माध्यम से पता चल जाता है कि किस प्रकार का गठिया है? देखिए, बिल्कुल ये जांच से भी पता चल जाता है। अगर हम मॉडर्न डायग्नोसिस से देखें तो सिंपली जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में RA फैक्टर बढ़ा होता है, ESR लेवल रेज्ड होता है, और आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसके जो पैरामीटर्स अलग हैं। दूसरा, जैसा आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का, इसके लिए एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में साफ दिख जाता है कि जॉइंट्स जो हैं वो डिजेनरेटेड हैं,
ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस दिख रहे हैं, मरीज में हिस्ट्री मिलती है, उससे एकदम आइडेंटिफाई हो जाता है। और तीसरा जो आपने यूरिक एसिड का वात रक्त जो हमने अभी चर्चा की, उसका सिंपली हम सीरम यूरिक एसिड कराते हैं और वो बढ़ा हुआ आता है। तो इनको जांच से भी हम देख सकते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स से भी हम उसको एसेस कर सकते हैं और इस प्रकार से हम इनकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे जहन में ये आ रहा है कि जब भी किसी को घुटने का दर्द है या कंधे का दर्द है तो सबसे पहले वो आयुर्वेद की तरफ नहीं जाता, वो एलोपैथ की तरफ जाता है, और वो भी डॉक्टर के पास ना जाकर वो ओवर द काउंटर जाकर एक कैल्शियम की टैबलेट, एक पेन किलर ले लेता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी से आराम की ज़रूरत होती है। दर्द निवारक जो दवा होती है वो ले लेता है। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि आयुर्वेद की जितनी भी दवाओं का सेवन हम करते हैं उसे हमें बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, तब जाकर जो है हमें कुछ आराम मिलता है। इसके बारे में बताएं। ये एक भ्रांति है, आपने अच्छी बात बताई। लोगों में यही जागरूकता लाने की ज़रूरत है। अगर मैंने बताया कि लाक्षणिक चिकित्सा लेते हैं लोग और बहुत जल्दी उसका उपचार चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी दैनिक जीवन गतिविधियों में तकलीफ होती है, दर्द बहुत तकलीफ देता है, रात में नींद नहीं आती, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति तुरंत फुरंत हो जाता है और वो एक तो सस्ता और तुरंत सुलभ मिल जाता है तो वो ले लेता है। लेकिन वही मरीज 5 साल 6 साल तक वो दवाओं को लेने के बाद अपना जब वो किडनी फंक्शन टेस्ट कराता है तो पता चलता है कि उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसका अब जो है ब्लड यूरिया लेवल बहुत बढ़ गया है और अब वो उन दवाओं पर डिपेंडेंट हो गया है, साथ साथ उसकी किडनी भी अब काम नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आयुर्वेद को अगर शुरू से अपनाया जाए, क्योंकि हमारे पास दिक्कत ये आती है कि रोगी क्रॉनिक कंडीशन में आता है, जब उसका रोग बहुत बढ़ चुका होता है, वो तमाम सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ, स्टीरॉइड्स ले चुका होता है, उसके बाद वो हमारे पास आता है। तो अगर वो प्रारंभ में ही आ जाता है तो वो बहुत पूरी तरह से क्योर हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें शुरुआत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं या फिर उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, जो मैंने कहा कि अग्नि बिगड़ी हुई है, इसको हम लोग शुरुआत में ही ठीक कर देते हैं। और जहाँ तक कि लोगों के मन में भ्रांति है कि ये बहुत समय लेता है, तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसे मरीजों में हमारे आयुर्वेद में ही मर्म नाम की एक चिकित्सा है जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं, इमीडिएटली रिजल्ट देने के लिए मेडिसिन भी हैं और बहुत सेफ हैं, उनमें भी फाइटोस्टीरॉइड्स हैं जो हम गुग्गुल देते हैं, लेकिन वो नेचुरल सोर्सेज से आ रहे हैं, वो उतना नुकसान नहीं करते। इसी प्रकार से हमारे पास स्वाभाविक रूप से वेदना शमन के लिए बहुत सारे उपाय हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ कुचला देते हैं, ऐसे ही विस्तिंदुपट्टी के नाम से आती है, ऐसे ही महायोगराज गुग्गुल देते हैं, सिंहनाथ गुग्गुल देते हैं, केशोर गुग्गुल देते हैं, तमाम सारे ऐसे हज़ारों प्रिपरेशंस हैं। और स्थानिक रूप से हम ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी घुटनों में स्पेशली एक प्रोसेस किया जाता है जिसको हम जो है जानुवस्ती कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस तमाम सारी हैं जो डिजेनरेशन को भी रोकती हैं, और बस्ती एक पूरी चिकित्सा है हमारे यहाँ जिसमें ये कहा जाता है ना कि आयुर्वेद जो है मैनेज नहीं करता, क्योर करता है, जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है किसी भी बीमारी को। तो सर, ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे हम बात करते हैं कि वो अक्सर जो आम भाषा में लोग कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई, तो क्या उसके अभी उपचार है? बहुत जबरदस्त उपचार है इसका। ये मर्म चिकित्सा जो एक चिकित्सा है, ये मैं तो कहता हूं कि अगर लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए इसको निरंतर अपनाएं तो ये ग्रीस तो देखिए स्वाभाविक रूप से जैसे हमारी उम्र बढ़नी है तो ये सब चीज़ें होनी है, लेकिन हम अगर कुछ चीज़ों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लें जिनमें योग है, मर्म है, तो हम अपने आप को, अपनी लाइफ स्पैन को बहुत लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रख सकते हैं, जिसको सुखायु कहते हैं। यानी कि हम बहुत ओल्ड एज में भी हमारी घुटनों की ग्रीस ठीक ठाक रहेगी। तो इसके लिए हम लोग जानू मर्म, एक मर्म है जिसको उत्प्रेरित करते हैं, जिससे कि ये जो समस्या इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। जैसा कि कहा कि व्यक्ति को कहता है कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, बस इसको जानने की और समझने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि जैसे कि तकलीफ शुरू होने के बाद कुछ साल तक एलोपैथी पे जाने के बाद, बहुत सारी दवाओं खाने के बाद, उसके बाद अगर आयुर्वेद में आते हैं तो फिर उसको थोड़ा सा क्योर करने में टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। क्या आयुर्वेद की दवाएं, जैसे हमें पता है कि उम्र के हिसाब से हमारे घुटने जो हैं एक टाइम के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होना ही है, या जैसे आपने संधिवात कहा या फिर जैसे आमवात कहा, तो वो भी एक समय के बाद समस्या आ सकती है। तो समस्या शुरू होने से पहले ही क्या हम आयुर्वेद की इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं? देखिए, जैसे प्रारंभ में मरीज को पता चला कि उसके छोटे संधियों में सूजन आई, अचानक से एक दिन में तो आती नहीं है, भी शुरुआत में हल्के से सूजन आएगी उंगली में, और तो व्यक्ति उसको क्या करता है, वो इमीडिएटली दर्द की दवा ले लेता है, या फिर गया उसने मेडिकल स्टोर पे गया और वहाँ उसने स्टीरॉइड्स ले लिए, उसको आराम मिल गया। आप सब जानते हैं कि
कि हमारे यहाँ पहाड़ों में हरे पत्ते की दवा करके हमारी महिलाएं जाती हैं और मेडिकल स्टोर से वो खरीद लेती हैं और खा लेती हैं और तत्काल उनको लाभ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है और यहाँ जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसे कोई भी संधि में अगर सूजन उत्पन्न हो रही है तो आप एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लीजिए और वो आपको प्रारंभ से अगर आपने उसका उपचार लिया, उसने जो आपको पथ्य बताया, आपको लाइफस्टाइल के चेंजेस बताए, तो वो आपको आगे बीमारी को आगे क्रोनोसिटी में बदलने ही नहीं देगा। तो उस चिकित्सक के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा उसको ठीक करना और रोगी के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो प्रारंभिक अवस्था में ही, जिसको हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पूर्व रूप प्रोड्रोमल सिम्टम्स में ही उसको क्योर कर दिया जाएगा, तो आगे व्याधि उपद्रव में आएगी नहीं। हमारे पास दिक्कत ये है कि व्याधि अक्सर उपद्रव की अवस्था में आती है, जब वो कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी होती है, अब वो स्टीरॉइड्स बंद करता है, सूजन आ चुकी होती है, डायबिटिक हो चुका होता है, तब हमारे पास आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आयुर्वेद से आप आए हैं, आयुर्वेद विश्वविद्यालय से आप आमंत्रित हैं, तो हमारे पहाड़ों में वैसे ही डॉक्टर्स की कमी है और आयुर्वेद की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी भी नहीं है पूर्ण रूप से, जबकि ये हमारे विश्व के हम बोलें ये प्राचीनतम, हमारे देश की तो है ही है, प्राचीनतम पद्धति है ये, इसके बाद भी लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में भी लोगों को जानकारी मिले, वो भी घुटनों की अगर समस्या है, कंधे की अगर समस्या है, तो वो आयुर्वेद की ओर अग्रसर हों? देखिए, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अब जानकारी तो है, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में पहले से भी लोग आयुर्वेद को ही अपनाते थे पहाड़ों में, लेकिन बस ये रहा कि शहरीकरण और थोड़ा सा जो एक प्रकार से जल्दी में तुरंत फुरंत जो एक प्रकार से कहते हैं ना, इंस्टेंट जो शब्द आ गया है, वो इंस्टेंट ने हमें परेशान किया है। परंतु जो सरकार है, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है जिसके अंतर्गत हम सभी आते हैं, उसने बहुत काम किया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ वेलनेस सेंटर्स बन रहे हैं और तमाम अपग्रेड कर दिए गए हैं उन वेलनेस सेंटर्स को। उन वेलनेस सेंटर्स में एक योग प्रशिक्षक की तैनाती है, उन वेलनेस सेंटर्स में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है, वहाँ पे पूरा स्टाफ है जो मॉर्निंग से ही आपको कैसी लाइफस्टाइल रखना है, क्या डाइटरी रेजिम्स होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें बताई गई है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के अलावा क्यूरेटिव एस्पेक्ट दोनों में ही आयुर्वेद पे काम हो रहा है और अवेयरनेस के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया अभी हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने, जिसका मैं खुद भी एक मास्टर ट्रेनर रहा, कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ करके पहाड़ों में मिलने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को लोगों को बताया गया कि भाई ये अगर निर्गुंडी है तो ये वात में काम आती है, इस प्रकार से ये हमारे ये दशमूल के कंटेंट्स हैं, तो ये उनकी पहचान करवाई गई। एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग जो पेरिफेरी लेवल पर हुआ, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक आयुर्वेद को पहुंचाने का एक पूरा का पूरा एक जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया और बहुत सफल रहा ये। इसमें भले हमने अपने एलोपैथिक जो टीम है हमारी, उनको साथ में लेके हमने ये काम किया। यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने योग प्राचार्य की बात की कि आपने हर जो योग प्रशिक्षक बिल्कुल वो रखे हुए हैं, तो वहां पर अब जहां पर ऑर्थराइटिस की बात आ जाती है, वैसे ही घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है और योग का बड़ा भारी रोल है कहते हैं कि इसमें, लेकिन उनके तो हाथ पैरों में वैसे ही दर्द है, वो किस तरह से योग? देखिए, इसके लिए क्या है कि योग भी एक पूरा प्रशिक्षक के नजर के मॉनिटरिंग में करना जरूरी है। अपने आप ना करें। ऐसे जिनको विकलांगता हो गई है, डिसेबिलिटी आ गई है या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, घुटने नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक कुशल योग प्रशिक्षक के निर्देशन में आपको योग के अभ्यास करने चाहिए। खासकर जो जोड़ों की समस्याएं, इनमें सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं, इनमें बहुत इफेक्टिव हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहूँगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि प्राणायाम जो है इसमें, भाई ठीक है आपको अब डिसेबिलिटी है, पेन है, लेकिन प्राणायाम बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। ये बॉडी में एक ऐसा चेंज लाती है जिससे कि व्यक्ति पूरी तरह से रिवाइव हो जाता है, उसके पेन, उसका इन्फ्लेमेशन, ये सभी चीज़ें उसकी रिवाइव होती है। तो योग इसमें बहुत इफेक्टिव है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि योग और मर्म दो चीज़ों का ज़रूर आप अनुपालन करें। ये किसी योग प्रशिक्षक या किसी कुशल चिकित्सक जो योग में भी एक्सपर्टीज रखता है, उससे आप कांटेक्ट करें। और पहाड़ों में भी जो अपग्रेडेड सेंटर्स हैं, जहाँ पर कि वेलनेस सेंटर्स बना है, आप वहाँ जाएं और वहाँ पर जो चिकित्सक हैं और जो योग प्रशिक्षक हैं, उनसे आप ज़रूर एडवाइस लें। बिल्कुल दर्शकों, एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि अगर आपको पहले से ही समस्या है, जोड़ों में दर्द है, तो अपने आप योग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप किसी न किसी प्रशिक्षक योगाचार्य से ही संपर्क करें, उनके साथ ही आप योग कर सकते हैं, तभी जाकर जो आपके जोड़ हैं उसमें आराम होगा। अगर आप अपने आप करते हैं तो जोड़ों के दर्द में
और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा इसमें जैसा कि मैंने 3 कैटेगरी बताई गठिया की, तो हर कैटेगरी का ट्रीटमेंट अलग है। ये कुशल चिकित्सक ही कर सकता है। ऐसा ना करें कि आप खुद से कहीं से आपने तेल ले आए और आप मालिश करने लग गए, या आपने। डॉक्टर साहब एक चीज और होती है, अगर किसी को आराम मिला है तो वही दवा जो है सर्कुलेट हो जाती है औरों में। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए इसमें एक्सपर्टीज होती है। अगर आयुर्वेद में एमडी पंचकर्म किया है किसी बंदे ने, किसी डॉक्टर ने, तो वो उसका एक्सपर्ट है। किसी ने जो है काय चिकित्सा में एमडी करी, जैसे मैं काय चिकित्सा में एमडी हूँ, तो मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। आप जो है अगर आप कहीं सर किसी से जानकारी लेकर के आप जाके कहीं से भी दवा ले आएंगे, तेल मालिश करने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि वो आमवात की अवस्था में आपने आप मालिश कर दी तो सूजन बढ़ जाएगी आपको। तो ये चिकित्सक तय करेगा कि ये कौन सा गठिया है और उस पर कौन सा ट्रीटमेंट देना। कहीं हम ड्राई हीट देते हैं, कहीं हम जो है वो ऐसा जिसमें लिक्विड हीट देते हैं, तो अलग अलग है। कहीं पर हम केवल जो है इंफ्रारेड से ट्रीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं पर हम जानूवस्ती को सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक चिकित्सक के ही निर्देशन में होना चाहिए। डॉक्टर साहब चलने से पहले जी, सर्दियां हैं और आगे और बढ़ने वाली हैं जी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिनको हो रखी है पहले से ही है, किस तरह से वो ध्यान रखें, और बाकी के लोग जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जोड़ों का दर्द उनको भी थोड़ा बहुत है, तो वो भी किस तरह से ध्यान रखें। बिल्कुल सही है। सर्दियां आपको अब शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले तो आप इसमें जहाँ जिनको खासकर सूजन है, जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो पहले तो अच्छे कपड़े पूरे पहने, अपने जोड़ों की सुरक्षा जरूर करें आप। दूसरा गर्म कपड़े पहनने आपने। दूसरा जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस है, वो एकदम से सीढ़ी अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स में जाने से अवॉइड करें, क्योंकि उससे और ज़्यादा जोड़ों पर दबाव पड़ेगा और जल्दी से जल्दी घुटने की और स्थितियाँ खराब हो जाएंगी। तीसरी चीज़ जो है, जिनको जो आमवात की स्थिति है, वो लोग भी अपना जो है पूरा जो पेरिफेरी है, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ है, उसको पूरी तरह से ढक के रखें, वार्म रखें, क्योंकि कोल्ड में वो और वहाँ पे आर्टरीज का सर्कुलेशन कम होता है, वैसो कंस्ट्रक्शन होता है और पेन बढ़ जाता है। बिल्कुल, जो भी दर्द वाली जगह है उसको गर्म रखने की कोशिश करें, गर्म रखने की आप कोशिश करें। और ज़रूर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में एक्टिविटी को ज़रूर आप कोई ना कोई, अगर आपको समस्या स्टार्ट हुई है आप, तो अपने में या तो योग करें या सूक्ष्म व्यायाम करें, किसी निर्देशक के अंदर में करें, लेकिन करें ज़रूर। सीडेंटरी लाइफस्टाइल इन समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है। और तीसरी चीज़, आप बच्चों में जो चीज़ें आज देखी जा रही है, जो फास्ट फूड है या फिर खान पान की गड़बड़ियाँ हैं, जिनसे मंदाग्नि हो रही है और इस प्रकार से उनमें इस प्रकार की प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो इसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। और तो सर्दियों में विशेष रूप से कपड़े ढंग से पहने और भोजन का बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें ना लें जो वात को बढ़ाए, क्योंकि ये वात व्याधि के अंतर्गत आती है, तो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं लेनी है। और अपना बॉडी को एक्टिव रखना है, वार्म रखना है, चाहे एक्सरसाइज से करें, चाहे आप योग से करें, और इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें उम्मीद है हमारे दर्शक जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारी आज की इस चर्चा से ज़रूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।